नमस्ते दोस्तों, मैं अंकित पाठक आज की अपनी नई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह कोर्स हम यूजीसी एनटीए नेट एग्ज़ाम जून 2026 के लिए दिसंबर 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस कोर्स की आज कक्षा संख्या 22 है। तो पिछली कक्षा में जो हमने देखा था, हमने अपने इकाई 1 का जो चौथा टॉपिक था हिंदी का भाषिक स्वरूप, उसके ऊपर अपनी चर्चा शुरू कर दी थी और उसमें हम उसका पहला टॉपिक हिंदी व्याकरण, उसका परिचय और जो भी इतिहास रहा है, हिंदी व्याकरण की एक जो श्रृंखला रही है, कैसे कैसे पुस्तकें कौन कौन सी लिखी गई, उन सब के बारे में देखा था। तो बेसिक बात की थी व्याकरण को लेके हमने। उन कक्षाओं में हमने ये देखा था कि जब भी किसी भाषा का व्याकरण हम पढ़ना शुरू करते हैं, केवल हिंदी की बात नहीं है, आप किसी भाषा का व्याकरण अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो बेसिकली 3 बातों पर हम विचार करते हैं। पहला तो जो उसकी सबसे छोटी इकाई होगी वर्ण कह लो, अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट कह लो, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स हो गए। तो जो उसकी सबसे छोटी इकाई, जो उसके लेटर्स होते हैं, वर्ण होते हैं, उनके बारे में पहले विचार करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है वर्ण विचार, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है वर्ण से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, वर्ड्स। तो शब्दों के ऊपर जब हम डिस्कस करेंगे तो हमारे जो हो जाते हैं शब्द विचार, शब्द संरचना, ठीक है, तो वो दूसरा पार्ट हो जाता है। और शब्द से वाक्य बनते हैं, तो वाक्य के ऊपर जो हम चीज़ें पढ़ते हैं हो जाते हैं वाक्य विचार। तो जनरली किसी भाषा का अगर आप व्याकरण पढ़ोगे ना, तो इन्हीं तीनों के अंदर आप सारे टॉपिक्स को डिस्कस करोगे। जब भी आप हिंदी व्याकरण सुनते हो तो आपके दिमाग में आ जाता है ना संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, कारक, वाक्य, पदबंध, ये सब चीज़ें। तो ये सब तीनों की यही तीनों चीज़ों के अंतर्गत आएंगी, या तो वर्ण विचार के अंतर्गत आएगा, या शब्द विचार के अंतर्गत आएगा, या फिर वाक्य विचार के अंतर्गत आएगा। तो आज से हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम अपना वाक्य विचार पहले वर्ण विचार पहले शुरू करेंगे, वर्णों के ऊपर बात करेंगे, फिर वर्ण से जो शब्द बनेंगे शब्दों के ऊपर, फिर वाक्य के ऊपर। तो थोड़ा ये जो इकाई 1 का जो चौथा टॉपिक है, थोड़ा हमारा ये लंबा जाने वाला है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको कि हिंदी व्याकरण में जो भी चीज़ें हैं लगभग सारी चीज़ें इसमें आएंगी। सारी चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। बहुत ही कम चीज़ें छोड़ रखा है सिलेबस में यूजीसी ने, नहीं तो लगभग हिंदी व्याकरण में जो भी आपके दिमाग में जहाँ तक बातें आ सकती हैं वो सारा चीज़ इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो चलिए फिर आज की कक्षा शुरू करते हैं। वर्ण विचार, इसको वो हमने चौथे टॉपिक में ई करके बनाया था ना, व्याकरण इतिहास एवं एक परिचय करके। इसको बी ऐसे कर देना, टॉपिक का नाम देते जाना, क्योंकि नोट्स बनाने में इजी रहता है। तो वर्ण विचार, या फिर इसको आप कह सकते हो वर्ण संरचना कह लो, ठीक है, या फिर ध्वनि संरचना, जो भी क्या है, ये सब चीज़ें सारी हम देखेंगे। धर्म क्या है, ध्वनि कैसे, क्या नाम है, तो ये हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो वर्ण की परिभाषा तो आप काफ़ी पहले से पढ़ते आए होंगे, मतलब बचपन से ही हम पढ़ते आए हैं कि ऐसी क्या है जिसका और खंड या टुकड़ा ना हो सके। तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, हमें बहुत सारी परिभाषाओं की ओर नहीं जाना है, हमें मिलता ये कि हमें सारा कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो जो बेसिक चीज़ें जो हम जानते हैं उन्हीं का सहारा लेके हम आगे बढ़ेंगे। एकदम से नई चीज़ों पे हमें नहीं कूदना है, उन्हीं चीज़ों को समझते हुए और अब तक जो हमने बचपन से पढ़ते आए उसको मिला के सारे कंसेप्ट को समझेंगे कि हाँ ये चीज़ें कैसी थी। हो सकता है हमने कुछ चीज़ें बस याद कर ली हूँ बचपन में, टीचर ने हमें याद करवाया हो, हमने याद कर लिया हो, लेकिन अभी क्या है कि हर चीज़ को हम समझते हुए बढ़ेंगे, हर चीज़ की जानकारी लेते हुए बढ़ेंगे। तो इसमें देखो, अगर वर्ण के बारे में, एक मिनट, सिंपल अगर आप देखोगे तो परिभाषा इसका क्या होगा, वही होगा
जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि भाषा की मूल इकाई भाषा की मूल इकाई जिसका और खंड या टुकड़ा न किया जा सके। ठीक है, ठीक है। तो वही है वर्ड कि सबसे बेसिक इकाई, किसी भाषा की जो सबसे बेसिक इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, मूल इकाई कह लो, सबसे छोटी इकाई कह लो, कि अब और उसको हम ना तोड़ सकें। ठीक है, तो ये होता है वर्ण। अब ध्वनि क्या हो जाती है, इसी वर्ण का जो वाचिक रूप होता है, बोलने वाला रूप, वो हमारी क्या हो जाती है, ध्वनि हो जाती है। यानी कि अगर जैसे आप ये बोलते हो ना अ आ ख ऐसे करके, तो अगर ये आप लिख रहे हो तो वर्ण है, अगर बोल रहे हो तो ध्वनि है। ठीक है, तो बस इतना ही अभी बेसिक अंदर इतना ही समझो। कभी अगर वर्ण आएगा, कभी ध्वनि आएगा, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना। ध्वनि बोल रहा हूँ यानी मतलब उसके मैं वाचिक रूप की बात कर रहा हूँ, और वर्ण बोल रहा हूँ तो उसके लिखित रूप की। ठीक है, तो इसके ठीक है, क ख ऐसे करके जितने भी हैं ये अपने वर्ण है। वाचिक रूप ध्वनि हो गया। और ध्वनि का वैसे ही ध्वनि कैसे कह सकते हो कि जो ध्वनि हम बोल रहे हैं उसका ध्वनि चिन्ह वो क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। यानी प्रतीक व्यवस्था में बोला देखा था ना कि मनुष्य ने अपने सुविधा के हिसाब से उसके लिए जो बोल रहा है उसके लिए उसने कुछ प्रतीक बना दिए। तो वहीं क्या होगा, जो बोल रहा है ध्वनि चिन्ह वो क्या हो गया, उसका वर्ण हो गया। यानी ये सब क्या हो गया, वर्ण हो गए। उसको आप ध्वनि चिन्ह भी बोल सकते हो, यानी कि जो हम बोल रहे हैं उसके लिए हमने कुछ चिन्ह बना दिए कि भाई इस चीज़ को ऐसे लिखना है। तो ध्वनि कह लो, वर्ण कह लो, ये चीज़ हो गई। अब वर्ण जो होते हैं वर्ण के बारे में जानते हैं कि दो तरह के अपने वर्ण हो जाते हैं, स्वर वर्ण और ये अपना हो जाता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, बेसिक बात है, जानते होगे। एक स्वर वर्ण हो जाता है, एक व्यंजन वर्ण हो जाता है। तो स्वर वर्ण क्या है, स्वर वर्ण के ऊपर पहले हम डिस्कस शुरू करेंगे, फिर व्यंजन वर्ण की ओर जाएंगे। तो स्वर वर्ण के परिभाषा तो अपनी देखनी होगी, फिर से देख लेते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण में कोई बाधा या अवरोध ना हो, ये पढ़ा था हमने, अवरोध ना हो। ठीक है, ये बचपन से पता है ना कि जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से, वो भी लिख सकते हो कि या करके कर देना, या जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के हो, तो एक ही बात है कि जो स्वर वर्ण होते हैं ना, जो अ आ हर्षई दीर्घई हर्षो दीर्घऊ, अभी अवरोध क्या है, बाधा क्या बनता है, ये तो सारी चीज़ें आगे आती जाएंगी। लेकिन अभी के लिए आप ये जान लो
कि किसी की सहायता नहीं लेनी है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। आ यही बेसिक वर्ण है। उसके बाद जो व्यंजन वर्ण आएगा ना क ख, इसमें आप देखेंगे स्वर वर्ण लगे होते हैं, अ करके जो है अपना स्वर वर्ण वो इनके पीछे लगा होता है उनके उच्चारण में। लेकिन स्वर वर्ण ऐसे होते हैं कि जिनके उच्चारण में कोई बाधा नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। ये सबसे बेसिक इकाई आप कह सकते हैं हमारे हिंदी व्याकरण में। वर्णों में भी सबसे बेसिक इकाई होते हैं स्वर वर्ण, ठीक है। तो पहले हम स्वर वर्ण के बारे में देखेंगे, फिर व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आएंगे तो इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तभी हम स्वर वर्ण के ऊपर में चर्चा को शुरू करते हैं, ठीक है। तो ग हमारा हो गया, इसको ऐसे कर देना स्वर वर्ण, ठीक है। तो अगर संख्या की बात करें तो 11 स्वर वर्ण माने गए हमारी हिंदी में। वैसे जब बचपन में आप पढ़ोगे तो अ से लेके अ तक हम साथ में लिखते थे, तो जोड़ोगे तो 13 हो जाएंगे। लेकिन जो अपना मानक हिंदी जो भी मानी गई है, बेसिकली अगर आप हिंदी की बात करोगे ना तो उसमें हमेशा कामता प्रसाद गुरु का एक नाम आएगा, वासुदेव नंदन प्रसाद का। तो ये सब बड़े व्याकरणविद रह चुके हैं, तो इनके हिसाब से जो है वो 11 मानक स्थिर किए गए हैं। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने भी यही माना है। स्वर वर्ण को लेकर ज़्यादा विवाद आपको नहीं मिलेगा। अभी जब हम व्यंजन वर्ण के ऊपर जाएंगे ना तो उसमें बहुत सारे विवाद हैं कि उनकी संख्या किसी ने 33 मानी है, किसी ने 35 मानी है। तो वहाँ है, वहाँ भी जो सामान्य तौर पर स्वीकार किया गया उसको देखेंगे। लेकिन स्वर वर्ण में ज़्यादा विवाद नहीं देखने को मिलता है, और सामान्य रूप से लगभग सभी लोगों ने 11 स्वर वर्ण को मान्यता दी है। तो स्वर वर्ण जो है हिंदी में कुल कितने हैं? 11 हैं। और दे सकते हो कौन कौन से, तो अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अन और अह जो अनुस्वार और विसर्ग था उसको अयोग वाह के अंतर्गत रखते हैं। वो क्या चीज़ है, जब अयोग वाह आएगा तो उसमें देखेंगे, क्योंकि वो व्यंजन के अंतर्गत हो जाता है। तो अभी आप इतना जानो कि अ से लेके औ तक जो है ये अपनी हिंदी में 11 वर्ण है, ठीक है। इसमें भी री जो है ये भी बहुत कम ही यूज होता है। अभी जब हम जैसे वर्ण के ऊपर चर्चा स्वर वर्ण के ऊपर बढ़ेगी ना तो देखना ये री का प्रयोग कम होता जाएगा। तो री क्या है, संस्कृत में ज़्यादा यूज होता था। एक मिनट, तो री जो था ये संस्कृत में ज़्यादा यूज होता था। हिंदी में इसका प्रयोग बहुत ही कम है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक र करके ध्वनि है अपने व्यंजन की। तो हिंदी में अब ज़्यादा वही यूज होती है। जो मेन रूप से तत्सम शब्द ही है ना, जो कि ज्यों की त्यों, जैसे ऋषि हो गया, इस तरह के जो वर्ड है, ऋतुराज हो गया, ऋतु हो गया, तो उन सब में आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो जो बेसिक हिंदी के वर्ड्स होंगे, जो तद्भव वर्ड्स होंगे या फिर देशज शब्द होंगे, उसमें ये री आपका कम मिलेगा। अच्छा, ये भी जो री होता था ना, ये भी संस्कृत में एक हर्षुरी होता था। एक मतलब हर्षुरी कैसे हो जाता था, जैसे देखो लिखावट के ऊपर ध्यान देना, जैसे ये है ना, तो एक बार ऐसे जो ट जैसा घूमा ना तो ये हर्षुरी होता था। दीर्घ री के लिए क्या हो जाता था कि ऐसे करके, और इसको 2 बार, मतलब हर्षुरी दीर्घ री का कंसेप्ट था संस्कृत में। हिंदी में क्या है कि अपने एक री को ही अपनाया गया है, और इसका भी प्रयोग बहुत कम ही होता है। तो मूल रूप से मान के चलो तो 10 ही है, लेकिन 11 अगर कोई पूछे कि कितने स्वर वर्ण है हिंदी में, तो आपको ये 11 बताने हैं, ठीक है। तो अपने हिंदी में कुल 11 स्वर वर्ण हो गए, ठीक है। अब इनका एक बार वर्गीकरण देखेंगे। स्वर वर्ण का वर्गीकरण बहुत सारे आधार पर किया गया है, तो उसको देख लेते हैं कि किस किस तरह से इनका वर्गीकरण किया गया है। तो इसको आप बता देना कि स्वर
वर्णों का वर्गीकरण। तो पहले हम देखेंगे, पहला ऐसे स्टार कर देना। उत्पत्ति के आधार पर। कि कैसे बने वो स्वर वर्ण, इसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से हो जाते हैं हमारे, दो हो जाते हैं। एक तो पहला हो जाता है मूल स्वर, ठीक है, और दूसरा संधि स्वर। अब मूल स्वर क्या है, संधि स्वर क्या है, तो देखो मूल स्वर जो है, संधि स्वर में संधि स्वर को देख लेंगे, पहले मूल स्वर को देख लो। मूल स्वर जो है, ऐसे लिख देता हूँ, मूल स्वर हो गया और दूसरा हो गया आपका संधि स्वर। तो मूल स्वर सबसे बेसिक स्वर है कि इनकी उत्पत्ति किसी और स्वर, अब स्वर में भी जो है ना कुछ बिल्कुल ही बेसिक स्वर है जिनकी उत्पत्ति में कोई और वर्ण नहीं लिया गया है। और संधि स्वर में क्या है कि मूल स्वर को ही मिला के संधि स्वर बने हुए हैं, ठीक है। तो मूल स्वर क्या है, ऐसे करके मूल स्वर जिनकी उत्पत्ति बिना किसी दूसरे स्वर की सहायता के हुई हो, तो ये जाते हैं मूल स्वर। इसमें कौन कौन सा आ जाएंगे, तो आपका अ हो जाएगा, हर्ष ई हो जाएगा और हर्ष उ हो जाएगा, यही तीन हो जाएंगे मूल स्वर। और संधि स्वर क्या होगा कि जो मूल स्वरों से बने हो, जो मूल स्वरों की सहायता से बने हो, ठीक है, कि इनमें जो है ना मूल स्वरों ने भाग लिया है तब जाके संधि स्वर बने। अब ये भी दो तरह के हो जाते हैं, कौन कौन से, तो देखो एक तो हो जाएगा दीर्घ स्वर और एक हो जाएगा आपका संयुक्त स्वर। अब ये दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर क्या है, तो दीर्घ स्वर क्या है कि इसमें समान मूल्य स्वर से बने होते हैं, ठीक है। इसको ऐसे कर दो, अंडरलाइन कर दो, ठीक है। तो समान मूल स्वरों से निर्मित, मतलब एक ही तरह के मूल स्वर हैं और उन्होंने दीर्घ स्वर को बनाया। जैसे क्या क्या हो जाएगा इसमें, आ हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा और दीर्घ उ हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो मूल स्वर हैं इनको हम हर्ष स्वर भी बोलते हैं। जो हर्ष उ, हर्ष ई, दीर्घ उ, दीर्घ ई आपने पढ़ा है ना, वही है लगभग ये। तो हर्ष वाले जो होते हैं, हर्ष ई, हर्ष उ, तो ये हर्ष स्वर में आ जाएंगे अ ई उ। और दीर्घ स्वर जो दीर्घ ई, दीर्घ उ, ये सब और आ, ऐसे करके हो जाएगा। तो दीर्घ स्वर ये क्यों
क्योंकि इनमें जो है मूल स्वर समान होते हैं। यानी कि आ, देखो आ कैसे बनता है, तो आ आपका हो जाएगा अ प्लस अ, ठीक है। मूल स्वर क्या हो गया अ, और एक ही तरह का अ और आ मिलके आ बना दिए। ऐसे दीर्घ ई क्या हो जाएगा, हर्ष ई प्लस हर्ष ई करके दीर्घ ई होगा। ये सब संधि के नियम है, संधि पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आएगा, लेकिन चूंकि ये बेसिक बात है तो ये तो आप याद रख लो कि अ और आ मिलके आ, हर्ष ई और हर्ष ई मिलके दीर्घ ई। ऐसे ही दीर्घ उ कैसे हुआ, तो अपना हर्ष उ प्लस हर्ष उ। तो देखिए ना कि ये जो अपने मूल स्वर हैं तीन, ये समान वाले मूल स्वरों से मिलके इनका निर्माण हो गया, इसलिए ये दीर्घ स्वर है। अब संयुक्त स्वर क्या हो जाते हैं, संयुक्त मतलब दो और दो अलग अलग, तो असमान मूल स्वर, या ऐसे कह सकते कि अलग अलग मूल स्वरों से निर्मित, ठीक है। तो इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, ए, ठीक है, ए, ओ और औ। तो ए क्या हो जाएगा, अ प्लस ई, अ प्लस ई से क्या बन जाता है ए। ओ क्या हो जाता है अ प्लस उ, अ प्लस उ से क्या बन जाएगा ओ। ऐसे ही ए, अ प्लस ए से क्या हो जाएगा ए, ठीक है। और औ हो जाएगा आ प्लस ओ, ठीक है। तो अ हो जाएगा आपका, हाँ, आ प्लस ओ से। तो ऐसे करके कितने हो गए संयुक्त स्वर, चार हो गए ना, ई उ ऐ औ। ये चार हो गए आपके संयुक्त स्वर, ई ऐ ओ औ। चार हो गए संयुक्त स्वर, तीन हो गए अपने ये दीर्घ स्वर, आ दीर्घ ई दीर्घ ऊ, और मूल स्वर में हो गए अ ई उ, ठीक है। तो तीन तीन छः, छः चार 10, 11 होते। मैं बोला ना कि री के ऊपर ना चर्चा आपकी जब हिंदी स्वर की चर्चा बढ़ती जाएगी ना, तो उसमें री का दायरा संकुचित होता जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो र ध्वनि है ना व्यंजन वाली, उसको हम इस ध्वनि के लिए ज़्यादा यूज करते हैं र को। तो ये मूल रूप से जो तत्सम शब्द बचे हुए हैं उन्हीं में इसका प्रयोग रह गया, नहीं तो बाकी आपको तद्भव शब्दों में, देशज शब्दों में इसका प्रयोग देखने को नहीं मिलेगा। तो जब भी स्वर वर्णों के ऊपर चर्चा शुरू होगी ना, तो इन्हीं 10 वर्णों के बारे में ज़्यादातर आपकी बात की जाएगी। तो ये सबसे बेसिक चीज़ देखा हमने स्वर वर्ण के बारे में कि कितने हैं और उत्पत्ति के आधार पे कैसे उनको बांटा गया है। तो उत्पत्ति के आधार पे अपने देख लिया कि मूल स्वर करके है एक पहला, ठीक है, जिसको हम हर्ष स्वर भी कहते हैं, और दूसरा हमारा है संधि स्वर। अब हर्ष स्वर ये हो जाता है कि इसमें सबसे बेसिक, इनके मान के चलो कि ये सबसे बेसिक ध्वनि हो गई, ठीक है, अ हर्ष ई और हर्ष उ, यही सबसे स्वर में भी सबसे मूल स्वर ये हो गए, सबसे बेसिक स्वर हो गए, और इन्हीं के सहायता से अपने संधि स्वर बने हैं। और ये दो भाग में बट जाते हैं, किस आधार पे कि मूल स्वर एक समान है या फिर अलग अलग हैं। अगर एक समान है तब वो दीर्घ स्वर कहे जाएंगे, और अगर अलग अलग मूल स्वर हैं तो वो संयुक्त स्वर कहा जाएगा। तो दीर्घ स्वर में कौन कौन सा आ गया, आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, और संयुक्त स्वर में ए ऐ ओ औ। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि मूल स्वर अलग अलग है, एक नाम में अ और ई अलग है, अ और ए अलग है, अ और उ अलग है, अ में आ और ओ ये भी अलग है। तो इस तरह से अपने संयुक्त स्वर चार हो गए। तो ये हमारी होगी स्वर वर्ण के ऊपर चर्चा, बहुत ही बेसिक चर्चा थी। आज वर्गीकरण हमने शुरू किया, और उसमें हमने देखा कि उत्पत्ति के आधार पे कैसे कैसे स्वर वर्णों को बांटा गया है। इसके बाद हमें बहुत सारे भी वर्गीकरण के आधार हैं स्वर वर्ण के,
कि कितना समय लगता है उसके हिसाब से क्या है। फिर इसके जो जीभ के किस भाग से उच्चारण हो रहा है उसके हिसाब से कैसे बटा है। फिर ओठों की आकृति के आधार पे ऐसे 4-5 जो आधार हैं उनके आधार पे इसका वर्गीकरण अभी हमें देखना है। तो ये सब चीज़ें हम कल की कक्षा में डिस्कस करेंगे। तो आज की कक्षा में बस यही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके और हम लाइव क्लासेस भी कर सकें। हमेशा जुड़े रहिए इस क्लास के साथ, रेगुलर बेसिस पे करते रहिए। और दिसंबर 2026 का एग्ज़ाम तो हमें निकालना ही निकालना है, इसमें हमें नो डाउट है। इस पूरे कोर्स को हम कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए और तब तक अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए। धन्यवाद।